बीते कुछ समय से एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में टकराव बढ़ रही है और ये टकराव 8 अप्रैल 2025 को देखने को ज्यादा मिली थी, जहां एक डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिसेस जेबी पर्दीवाला एंड आर महादेवन ने एक बड़ा फैसला लिया था, जहां सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए क्लियर टाइमलाइन सेट की और कहा गया कि टाइमलाइन फिक्स हुई है और इसी के अंदर काम करना होगा। और इसी को लेकर प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू ने आर्टिकल 143 सबसेक्शन 1 में दिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और सवाल उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर्स है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर सकती है। तो यहाँ पर हमें जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की एक टसल देखने को मिलती है और ऐसी टकरार सरप्राइजिंगली पहली बार नहीं हो रही है। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है जहां आर्टिकल 143 का इस्तेमाल किया जा चुका है। ये एक ऐसा प्रोविजन है जो बहुत ही रेयर केसेस में यूज होता है, जहां प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लिया जा सकता है। इसका मतलब है कानूनी मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट की सलाह ली जा सकती है। इसका इस्तेमाल पहली बार हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया और सुप्रीम कोर्ट से कुछ प्रोविजंस पर ओपिनियंस मांगे थे। और इंटरेस्टिंगली इसका इस्तेमाल बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन केस में भी किया गया था। जब मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था तो भी प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा ने डिस्प्यूटेड साइट पर हिंदू टेम्पल की एग्जिस्टेंस के बारे में सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगी थी और तब उन्होंने भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का इस्तेमाल किया था। इससे आपको समझ आया होगा कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच कम्युनिकेशन को बढ़ाता है। अगर जुडिशरी का कोई एक्शन एग्जीक्यूटिव को पसंद नहीं आता तो एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 143 के तहत जुडिशरी से डायरेक्ट सवाल कर सकती है और जवाब मांग सकती है। पास्ट के केसेस पर तो हम नजर डालेंगे ही इस वीडियो में, पर चलिए अभी के लेटेस्ट केस पर नजर डालते हैं जहां एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच वापस से टकराव देखने को मिली है। सीजे बीआर गवई के सामने जब ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया तो उन्होंने जवाब देने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फॉर्म कर दी है और ये स्पेशल हियरिंग 5 जज बेंच के द्वारा की जाएगी, जिसमें है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, विक्रम नाथ, टीएस नरसिम्हा, अतुल एस चंदुरकर। ये पैनल काफी सीनियर और एक्सपीरियंस्ड है और इस कलेक्टिव पैनल का डिसीजन काफी सिग्निफिकेंट होगा। अब सीजे बीआर गवई से मांगा गया है एक क्लैरिफिकेशन कि गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के पास किसी बिल्स को अप्रूव करने या कंसिडर करने की क्या पावर्स होनी चाहिए और उसकी टाइम लिमिट कितनी होनी चाहिए। अब प्रेसिडेंट का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी डेडलाइन कैसे फिक्स कर दी। अब प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू ने अपने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी उठाया है। उनका कहना है कि आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 जो गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के एसेंट प्रोसेस को डिफाइन करता है, उसमें कहीं भी टाइम लिमिट स्पेसिफाई नहीं की हुई है। अभी तक इस केस में सीजे गवई ने यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स को नोटिस इशू किया है और इससे पहले जो पास्ट केसेस हुए थे उस पर एक नजर डाल लेते हैं। इंडिया में 23 मई 1951 को पहला प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लिया गया था, जहां सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा और पार्ट सी स्टेट्स एक्ट के कुछ प्रोविजंस के बारे में ओपिनियन मांगी गई थी। फिर दूसरी बार इसका इस्तेमाल 22 मई 1958 में केरला एजुकेशन बिल 1957 को लेकर प्रेसिडेंट ने क्लैरिफिकेशन मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ प्रोविजंस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के राइट्स को इन्फ्रिंज करते हैं और स्टेट को एक्सेस पावर्स नहीं मिल सकती। उसके बाद 14 मार्च 1960 को प्रेसिडेंट ने बेरूबरी एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज केस पर ओपिनियन मांगा था। ईस्ट पाकिस्तान को बेरूबरी देने का अग्रीमेंट था और कोर्ट ने कहा कि ये सेशन है, इसलिए आर्टिकल 3 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया जा सकता है। फिर 10 मई 1963 को प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन ने आर्टिकल 289 के इंटरप्रिटेशन पर ओपिनियन मांगा था, जिसमें स्टेट्स को यूनियन टैक्सेशन से इम्यूनिटी मिलती थी। सुप्रीम कोर्ट के 9 जज बेंच ने 5:4 मेजॉरिटी से डिसीजन दिया कि स्टेट्स को कुछ एक्सटेंड तक इम्यूनिटी मिलती है, पर लिमिट्स भी है। उसके बाद 30 सितंबर 1964 को यूपी लेजिस्लेचर के जुरिस्डिक्शन पर ओपिनियन मांगा गया था, जिसमें केशव सिंह केस था, जिसमें असेंबली ने कंटेम्प्ट के चार्जेस लगाए थे। कोर्ट ने कहा कि असेंबली जजेस के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकती और इन लोगों को गिल्टी नहीं पाया। और फिर 5 जून 1974 को इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में प्रेसिडेंट वीवी गिरी ने क्लैरिफिकेशन मांगी थी कि कौन से इलेक्टर्स एलिजिबल हैं और स्टेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व होने पे क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि किस तरह इलेक्टर्स वोट कर सकते हैं और प्रेसिडेंट तब तक ऑफिस में रहेगा जब तक नए प्रेसिडेंट ना आए। फिर 1 अगस्त 1978 को इमरजेंसी के बाद प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी ने स्पेशल कोर्ट्स बनाने की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को पूछा था। कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट को ये पावर है। उसके बाद 22 नवंबर 1991 को कर्नाटक ने कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल का ऑर्डर नलिफाई कर दिया था एक ऑर्डिनेंस से। प्रेसिडेंट ने ओपिनियन मांगा था कि क्या ये ऑर्डिनेंस वैलिड है, तो कोर्ट ने कहा था कि ऑर्डिनेंस वैलिड नहीं है। फिर 24 अक्टूबर 1994 में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा ने डिस्प्यूटेड
साइट पर हिंदू टेम्पल की एग्जिस्टेंस के बारे में ओपिनियन मांगा था। कोर्ट ने इस पे ओपिनियन देने से ही मना कर दिया था, जो उस समय काफी कंट्रोवर्शियल भी था। उसके बाद 28 अक्टूबर 1998 में प्रेसिडेंट के.आर. नारायण ने चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन प्रोसेस पर ओपिनियन मांगा था, स्पेसिफिकली जजेस को अपॉइंट करने की प्रोसेस पर। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जुडिशियल रिव्यू हो सकती है, लेकिन लिमिटेड एक्सटेंट तक। फिर 6 नवंबर 2001 को प्रेसिडेंट ने जम्मू एंड कश्मीर के रीसेटलमेंट एक्ट को लेकर ओपिनियन मांगा गया। कोर्ट ने इसे इम्प्रैक्टिकल डिक्लेयर कर दिया और 28 अक्टूबर 2002 को गुजरात असेंबली इलेक्शंस के कंटेक्स्ट में प्रेसिडेंट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पास पर ओपिनियन मांगे थे। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल्स 174 एंड 324 एक दूसरे से अलग है और उनको एक दूसरे पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद 25 मार्च 2004 को प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम ने नेचुरल गैस के यूनियन लिस्ट में होने और गुजरात गैस एक्ट की वैलिडिटी पर ओपिनियन मांगा था। कोर्ट ने कहा कि नेचुरल गैस यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है और गुजरात को ऐसे लेजिस्लेशन पास करने का अधिकार नहीं है। उसके बाद 27 सितंबर 2012 को 2008 में टेलीकॉम लाइसेंसेस को कैंसिल करने के बाद प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने ऑक्शन प्रोसेस और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड मेथड पर ओपिनियन मांगा था। कोर्ट ने कहा कि ऑक्शन प्रोसेस हर सेक्टर में वैलिड है। उसके बाद फिर ये 10 नवंबर 2016 को पंजाब में रवि बीज वाटर्स रीएलोकेशन एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि पंजाब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकती और अग्रीमेंट को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट को कई बार अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ओपिनियंस देने का मौका दिया गया है। हर एक केस ने अपने आप में एक सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन उठाया है, जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच डेलीगेट बैलेंस को टेस्ट करता है। इस बार भी सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर ही है कि क्या वो अपने प्रीवियस डिसीजंस को रीअफर्म करेंगे या फिर कुछ नया सेट करेंगे। ये केस हमें ये दिखाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इवॉल्व किया जा रहा है और किस डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।